नमस्कार दर्शकों, रवि सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आर्थराइटिस के बारे में, जिसे हिंदी में गठिया रोग के रूप में जाना जाता है। इस बीमारी से जो आपके हाथ पैर या जो जोड़ होते हैं उसमें काफी दर्द होता है। अब चूंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है तो इन दिनों इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होती है। और जो ये बीमारी है, एक काफी कष्टदायी बीमारी है और एलोपैथ में कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद का यह दावा है कि इस बीमारी को पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना एक आयुर्वेद जो हूँ उनसे हम चर्चा करें, और जिन्होंने काफी सारे पेशेंट्स को पहले से ठीक किया हुआ हो, क्यों ना उनसे ही बात की जाए। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं नाड़ी वैद्य एवं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर विनोद मिश्रा जी से, जो कि आयुर्वेद के क्षेत्र में काफी समय से कार्यरत हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जी। तो विनोद जी, जैसा कि आप जान ही गए हैं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं गठिया रोग के बारे में, आर्थराइटिस के बारे में। तो आयुर्वेद इस रोग की किस तरह से व्याख्या करता है, मतलब किस तत्व की वजह से या कौन सा ऐसा दोष होता है जिसकी वजह से ये शरीर में उत्पन्न होता है? देखिए रविंद्र जी, यदि हम वात रोग की बात करें तो ये जो गठिया होता है ये वात से ही उत्पन्न होता है। और कफ पित्त वात जो हमारे आयुर्वेद में 3 दोष हैं, त्रिदोष आधारित हमारा शरीर है। और इन्हीं त्रिदोष जो रोग होते हैं, इन्हीं से लगभग 148 असाध्य बीमारियां होती, जिसमें से वात रोग प्रमुख है। और ये लगभग 40 से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों को ज्यादा होता है। और ये क्यों होता है, इसका एक रीजन है कि जब पित्त बढ़ जाता है और पित्त प्रकुपित हो जाता है, और एसिडिटी से ही पित्त बढ़ता है। जब एसिडिक भोजन करेंगे तो पित्त बढ़ेगा, और पित्त बढ़ेगा तो पित्त के बाद वात बढ़ेगा, और जब वात बढ़ेगा तो लगभग लगभग ऐसे 72 प्रकार के रोग वात रोग से पैदा होते हैं। तो वात रोग में अर्थराइटिस भी आता है, गठिया भी आता है, जोड़ों का दर्द भी आता है, मतलब जॉइंट से संबंधित जो जी, भी दर्द पैदा होगा वो वात रोग में आता है जी। मतलब वात के 72 प्रकार आप बता रहे हैं, और अगर ऐसे देखें तो गठिया भी मतलब 72 प्रकार से ज्यादा का हो सकता है मतलब। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जी, जी। तो इसके जो आपने कारण बता दिया कि वात की वजह से होता है, तो इसमें खान-पान का कितना रोल रहता है? थोड़ा इस बारे में भी बताएँ। देखिए, खान-पान का बहुत रोल है। चाहे तो कोई भी बीमारी हो, सभी का रोल खान-पान से संबंधित है। अब हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, बच्चों को भी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, और बड़ों को भी होती हैं, बुजुर्गों को भी होती हैं। तो सब कुछ खान-पान पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं कि गलत दिनचर्या अपनाकर या गलत आहार-विहार अपनाकर हम ये रोग को बुलावा देते हैं, यदि हमारी भाषा में कहें तो। हाँ, वो जाने-अनजाने में हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन वाक़ई हम रोग को बुलावा ही देते हैं। हमें समझ नहीं है इन चीज़ों की कि वाक़ई जैसे मौसम परिवर्तित हो रहा है, तो मौसम के साथ में हमारा आहार-विहार, दिनचर्या, खान-पान ये सब परिवर्तन होना चाहिए। वो हम कर नहीं पाते हैं, तो हमें बीमारियाँ आती हैं। अब देखिए, जैसे ठंड के बाद ये आती है गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, ये 3 मौसम मेन होते हैं। तो हर कोई जब भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। अभी बारिश खत्म हुई, अभी ठंड लगने वाली, बहुत सारे लोग बीमार पड़े हैं। तो ये इसी वजह से, चूँकि मौसम बदल गया, लोगों ने अपना जो आहार-विहार था वो चेंज किया नहीं, तो तुरंत मौसम के हिसाब से हम तो ये कहते हैं कि दिन में अलग मौसम है, दिन में धूप है, फिर शाम हुई, रात हुई, तो तीनों टाइम का भोजन भी अलग-अलग होता है। लेकिन वो भी लोग नहीं जानते, नहीं कर पाते, इस वजह से बीमार हो जाते हैं, कुछ को तकलीफ पड़ जाती है। जैसे कि आप इस समय आप मौसम की बात कर रहे हैं और खान-पान किस तरह का मौसम के अनुरूप होना चाहिए, इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब चूँकि सर्दियाँ आने वाली हैं, तो ये कहा जाता है कि ये जो गठिया रोग है, इस दौरान मतलब सर्दी के मौसम में काफ़ी इसका प्रकोप देखा जाता है, और ख़ास तौर से ठंडी चीज़ खाने वाले व्यक्तियों को इसका असर और ज़्यादा होता है। तो इस बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएँ कि ऐसा क्यों होता है? देखिए सर, जो वात रोग है और वात रोग से होने वाली, वात से उत्पन्न होने वाले जितने भी रोग हैं वो वात रोग कहलाते हैं। इसमें गठिया भी आता है, साइटिका है, सर्वाइकल है, सुन्नपन है, लकवा है, मिर्गी है, और इसके अलावा जो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता सही से, फ्रोजन शोल्डर हो गया, माइग्रेन हो गया, सिर दर्द हो गया, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो वात की वजह से होती हैं। अब ये क्या होता है इसमें कि जब ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं होता, तो रक्त जो होता है जब हमारा दूषित होता है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, तो रक्त दूषित हमारा खान-पान से हो जाता है। तो रक्त जब गाढ़ा हो जाता है, रक्त एसिडिक हो जाता है, तो इस तरह की बीमारियाँ आती हैं।
तो इसमें जो खट्टे फल हैं, उनका परहेज़ माना गया है। खट्टे फल नहीं खाना चाहिए, इनका निषेध है। जैसे आँवला है, अब आँवले को थोड़ा-सा अलग रखा गया है, सभी खट्टे फलों से। वो एक थोड़ा-सा अलग चीज़ हो जाती है, उसपे कभी विस्तार से अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन कोई भी जैसे आम है, इमली है, कोई भी खटाई हो गया, ये सब नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, टमाटर नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खटाई से तो परहेज़ करना चाहिए, जिनको भी आर्थराइटिस है, गठिया है या इस तरह का जॉइंट में कोई भी पेन है, शरीर में कहीं भी दर्द है, जकड़न है, पीठ में दर्द है, तो खट्टे फलों से परहेज़ करना चाहिए। हमारे रक्त को और दूषित करता है और वात रोग को बढ़ाता है, तो खट्टे फलों से परहेज़ करना चाहिए। और साथ ही ठंड में अभी क्या होता है कि जैसे भी बारिश चली गई, अभी ठंड आने वाली, तो ठंड में हमें ये देखना चाहिए कि सर्दियों के मौसम में बहुत सारी और भी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, जैसे सर्दी-जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खाँसी हो गई, है ना? अस्थमा हो गया, दमा हो गया, इनके रोगियों को भी इस समय पे थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो धूप बराबर मात्रा में लेनी चाहिए। तो कोशिश करें कि ठंडे जो तासीर के फल हैं, इनको नहीं लेना चाहिए। गर्म तासीर के जो हमारे फल हैं, हमारी सब्जियाँ, हमारा आहार है, वही लेना चाहिए। ठंडी प्रकृति वाले जो भी फल हैं, उनसे बचना चाहिए। जी। देखिए आपने ये तो कहा विनोद जी कि ठंडी प्रकृति के फलों का सेवन ना करें, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो इस समय आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो ये कह रहे होंगे कि भाई फलों के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन अगर हम आइसक्रीम खाते हैं या कुछ चटपटी चीजें खाते हैं या कुछ और ठंडे पेय पीते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे कि क्या इनका भी सेवन निषेध है या इसको कर सकते हैं? देखिए, आइसक्रीम हम खा सकते हैं, रात में भी खा सकते हैं, कोई निषेध नहीं है। लेकिन हाँ, जब टेम्परेचर बाहर का गर्म है और आप ठंडी चीज़ खा रहे हैं, तो टेम्परेचर जो होता है, ये वेरिएशन जो होता है बीच में, तो ये बदलता है। तो इसमें यदि किसी ने आइसक्रीम खा ली, बिल्कुल खा लें, हम भी बोलते हैं खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ में आइसक्रीम नुकसान ना करे, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो 1 गिलास गुनगुना दूध पिएँ, उसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी यदि डाल के, चाय जैसे हम सिप-सिप करके यदि पी लेते हैं या दूध ना मिले तो पानी में ही 1 चम्मच घी यदि डाल के देसी घी पी लेते हैं, तो आइसक्रीम का जो दुष्प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा और आइसक्रीम से होने वाले नुकसान से आप बच जाएँगे। तो आइसक्रीम वाक़ई खाइए आप, खाना चाहिए, लेकिन उसके साथ में ये और क्या अच्छी कर खबर सकते हैं, है। वो कर सकते हैं। जी, तो दर्शकों आपके दिमाग में जो प्रश्न चल रहा था मैंने डॉक्टर साहब से आपके बिहाफ़ पर पूछ लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि इसकी आयुर्वेद में एक तो जाँच किस तरह की जाती है, इसकी परीक्षा कैसे की जाती है कि ये जो जोड़ों का दर्द है, वो गठिया-बाय से ही संबंधित है या कुछ और है? और साथ ही इसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि जो इसका आयुर्वेद में उपचार है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे घरेलू उपचार से, फिर आपके जो औषधीय उपचार हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो पहले आप हमें ये बताएँ कि इसकी जाँच कैसे की जाती है आयुर्वेद में? देखिए रवींद्र जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि गठियावात जो होता है, वो जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं, चाहे उँगलियों के हों या नाड़ियों का या कोहनी का हो या घुटनों का है, कमर का है, पीठ का है, जहाँ से भी हमारा शरीर ट्विस्ट होता है, थोड़ा-सा बैलेंस हो, मतलब इसको हम करते हैं, जैसे ये मुड़ता है, मुड़ने वाली जो जगह है, यहाँ-यहाँ पे यदि दर्द हो रहा है, तो ये समझिए कि गठियावात है। गठानों में नाम से ही स्पष्ट है कि गठियावात, तो गठिया यहाँ होता है, प्लस यहाँ पे जो मुड़ने वाली जगह है, यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा-सा यहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा जमा हो जाता है, तो ये जगह सख्त और मोटी हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे दबाने पे दर्द भी होता है। किसी को 1 साल में ही पूरी अपनी गिरफ्त में ले लेता है, किसी को 6 महीने, किसी को धीरे-धीरे 2 से 5 साल भी लग जाते हैं। और हमने ऐसे-ऐसे रोगी देखे हैं कि हाथ और पैरों की जो उँगलियाँ हैं हमारी, वो धीरे-धीरे मुड़ के और टेढ़ी भी हो जाती। पैर के जो उँगलियाँ हैं, वो पूरे ऐसे मुड़ जाते हैं, ये धनुषाकार, टाँगे भी धनुषाकार हो जाते हैं। तो ये बहुत विकराल स्थिति होती है, और एलोपैथी में तो ऐसा कहते हैं कि ये असाध्य बीमारी, ये कभी ठीक नहीं होती है। लेकिन ये अंग्रेजी दवा में कह सकते हैं। आयुर्वेद में, आयुर्वेद का कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य ऐसा कहता हुआ आपको नहीं मिलेगा कि आयुर्वेद में कोई भी ऐसी असाध्य बीमारी है जो आयुर्वेद से नहीं ठीक होती। तो सभी प्रकार की असाध्य बीमारियों का इलाज है, और जी। बहुत सारे पेशेंट हमारे महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में ऐसे ठीक होके जाते हैं। अब हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में इसके घरेलू उपचार की अगर हम चर्चा करें, तो किस तरह के उपचार आप सजेस्ट करते हैं ताकि कोई व्यक्ति अगर इस समस्या से पीड़ित है, तो उसका इलाज वो घर पर रह कर के कर सके? देखिए रवींद्र जी, सर्दियाँ आ रही हैं और वाक़ई यह रोग सर्दियों में थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो इसके लिए जो घरेलू उपचार हैं, जो भी गठिया वात से
पीड़ित हैं या शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा है, साइट का है, सर्वाइकल है, स्तनपान, कुछ भी ऐसा है, तो इन सब के लिए घरेलू इलाज बहुत बढ़िया है। सबसे पहली चीज़ तो हम खटाई छोड़ दें, खट्टी चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं खाना। इसके साथ धूप थोड़ा-सा हमें लेना है, तो तेल की मालिश करके कुछ अब तेल भी जैसे हमने बोला तो अब तेल भी साधारण तेल नहीं, हम आपको एक अच्छा तेल बता देते हैं। जैसे एक तिल का तेल बना सकते हैं, जैसे बाज़ार में बहुत सारे तेल, महानारायण तेल, डॉक्टर अर्थो ऑयल ऐसे आते हैं, उसी तरह का उससे ज़्यादा पावरफुल एक तेल हम बता देते हैं कि बिना पैसे खर्च किए घर में इनसे ज़्यादा पावरफुल तेल आप बना सकते हैं। तो 1 लीटर तेल का तेल आप ले लीजिए, इसके अंदर निर्गुंडी मिलाना है, निर्गुंडी की पत्तियाँ कम से कम 100 ग्राम मिला लीजिए। इसके साथ में 100 ग्राम आप ले लीजिए लहसुन की कलियाँ, 100 ग्राम ले लीजिए ये अपना मेथी दाना होता है, ये ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए 100 ग्राम। तो इन सबको बराबर मात्रा में लेकर के और साथ में एक हड़जोड़ होती है, उसको ले लीजिए 100 ग्राम। तो ये 4-5 चीज़ें मिला करके और तेल को उबालिए, जब उबलते-उबलते, पकते-पकते तेल आधा बचे, 50% जल जाए, तो इसको ठंडा करके छान के किसी बॉटल में भर के रख लीजिए। ये सालों-साल चलेगा और घर के सभी लोगों के लिए हो सकता है। तो इससे मालिश करके और धूप में बैठिए, कम से कम आधे घंटे की धूप में बैठिए, तो इससे बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा कुछ और भी औषधियाँ हैं, बाज़ार में बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं, तो वो औषधियाँ भी ले सकते हैं, जहाँ जैसे योगराज गूगल है, महायोगराज गूगल है और राशना क्वाथ है, काढ़ा भी आता है। तो ऐसे ये सब औषधियाँ हैं, तो इनको लेकर के और घर में ही आप इलाज कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा यदि ये सब करने से भी नहीं ठीक होता, वैसे हो जाएगा लगभग 90% ठीक हो जाएगा इतना करने से। और खान-पान का थोड़ा-सा और ध्यान रखना है, वो दिनचर्या है और डाइट चार्ट थोड़ा-सा यदि हो तो एक बार नंबर यदि स्क्रीन पे हो या आखिरी में नंबर अभी आप बताएँगे दर्शकों को, तो उस नंबर पे फ़ोन करके यदि दिनचर्या डाइट चार्ट हमसे यदि दर्शक पूछ सकें, तो डाइट चार्ट हम उनके उम्र के हिसाब से, वज़न के हिसाब से या उनकी प्रकृति कैसी है, उस हिसाब से उनकी डाइट चार्ट के हिसाब से घर बैठे उनको हम बता भी देंगे कि आपको डाइट चार्ट क्या रखना है। और ये परहेज़ कर लीजिए, आप देखेंगे 10-15 दिन में ही आपको बहुत रिलीफ़ हो जाएगा और धीरे-धीरे चीज़ें ठीक हो जाएँगी। और यदि नहीं ठीक होता, तो फिर किसी अच्छे नाड़ी वैद्य को दिखा के आप इलाज कर सकते हैं। लेकिन वो 10% ज़रूरत पड़ेगी, 90% तो नहीं ज़रूरत पड़ने वाली। जी। अच्छा, आपने एक बार मुझे हार श्रृंगार के बारे में भी कुछ कहा था कि ये भी एक काफ़ी उपयोगी औषधि है और आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। तो इसका प्रयोग भी अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, हार श्रृंगार बहुत अच्छी औषधि है और ये स्वर्ग से आई हुई औषधि है ये, इंद्र जी के यहाँ से आई हुई है। जी, तो 2-3 औषधियाँ जो स्वर्ग से आई थी, उसमें हार श्रृंगार प्रमुख है। तो हार श्रृंगार की जो तासीर होती है, मतलब ये समझिए कि हाइली एल्केलाइन होता है हार श्रृंगार। तो एसिड को ये खत्म करता है, तो इसकी कम से कम 5 से 10 पत्तियाँ लेकर के, उम्र और वज़न के हिसाब से मैंने बोला, तो 5 से 10 पत्तियाँ लेकर के और इसको चटनी बना लें और उस चटनी को कम से कम 100 ग्राम पानी में उबालिए। जब उबलते-उबलते 50 ग्राम बचे तो छान के और ठंडा करके इसको खाली पेट सुबह पी लीजिए। ये आप 1 महीने कर लीजिए, जड़ से गठियावाद चला जाता। बहुत रामबाण अच्छी औषधि है, यदि कर पाएँ तो। हालाँकि लोग पहचान ही नहीं पाते कि कैसे है, लेकिन पहचान लेंगे इसमें हल्के व्हाइट कलर के फूल आते हैं, गुलाबी डंडी होती है, बहुत तेज खुशबू आती है और रात में ये फूलता है। तो हर श्रृंगार तो मिल जाता है। वीरेंद्र जी, अब इसके बाद चलते हैं और जो औषधीय उपचार होते हैं, जब पेशेंट चलकर आपके पास आता है, तमाम उपचारों से उसको लाभ नहीं मिल रहा होता है, उस स्थिति में आयुर्वेद में जब आप इलाज करते हैं, तो किस तरह की औषधियों का आप इस्तेमाल करते हैं, जिनसे इस रोग पर विजय पाई जा सके? देखिए रवीन जी वैसे तो हम सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट जैसे फ़ोन से बात करता है तो ऐसी चीज़ें हम बता देते हैं कि वहीं बहुत सारा लाभ मिल जाए। यदि लाभ नहीं मिल रहा या हो सकता है कई बार लोग साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल से इलाज करवा रहे हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ करवा रहे हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं ये तो दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा है। और अंग्रेजी दवाइयों से जब ठीक नहीं होता तो डॉक्टर कई बार बोलते हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ऑपरेशन सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे असाध्य रोगी आए हैं जिनका ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला लेकिन वो यहाँ पे आके 2 से 3 महीने में ठीक हो गए। तो उनको जो हम उपचार पद्धति बताते हैं या देते हैं, उपचार करते हैं, तो उसमें यही होता है कि सबसे पहले उनका तो हम रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, साथ में शरीर का भी शुद्धिकरण करते हैं, जिसमें हमारे लगभग 70 से 75 अंग और उपांग होते हैं, उन अंगों का हम शुद्धिकरण करते हैं। जब टॉक्सिन शरीर से निकल जाएगा, ज़हरीले तत्व जो गलत खान-पान से आ गए हैं, वो जब निकल जाएँगे,
तो दवाइयाँ काम करेंगी। नहीं लाख दवाइयाँ आप करवा लीजिए, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, कोई भी पैथी का इलाज आप करवा लीजिए। जब तक बॉडी आपकी डिटॉक्स नहीं हो जाएगी, तब तक आराम नहीं मिलने वाला। ठीक है? तो शरीर की हम सफाई करते हैं और रक्त मोक्षण वगैरह करते हैं, ये सब करके तब हम दवाइयाँ देते हैं और लगभग 90% जो औषधियाँ होती हैं, ये हम खुद तैयार करते हैं जंगली जड़ी-बूटियों से और कुछ ब्रांड से हम कुछ भस्मों का प्रयोग करके उनसे दवाइयाँ तैयार करते हैं और कुछ करवाते हैं दवाइयाँ तैयार अपने फ़ॉर्मूले से। तो ऐसे करके हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, जिनको डॉक्टर ने मतलब ये भी बोल दिया लोग दिल्ली, बॉम्बे से भी, नागपुर से, जबलपुर से भी लौट के आते हैं बड़े-बड़े हॉस्पिटलों से और बोलते हैं कि डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए और लगभग 5-5, 10-10 किलो हमारी मोटी फाइल हो गई, आराम नहीं मिल रहा सर। तो आखिरी में फिर आयुर्वेद में आते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिनको भी ऐसी तकलीफ है, कुछ भी असाध्य बीमारी, तो आप आयुर्वेद की तरफ आखिरी में मत आइए, काश आप पहले आ जाइए। तो आपको ना तो इतना पैसा आपका बर्बाद जाएगा, ना समय बर्बाद जाएगा और लाखों रुपए बचेंगे और आपको तकलीफ भी कम होगी, बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। तो आयुर्वेद से ही ट्रीटमेंट करवाएँ आप लोग। तो लोग ऐसे आते हैं और ठीक होके जाते हैं खुशी-खुशी। तो चलते-चलते आपसे एक और सलाह चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि अगर किसी व्यक्ति को गठिया रोग हो चुका है, तो उनको किस तरह के आसन या योग की पद्धतियों का इस्तेमाल करना चाहिए, योगासन करने चाहिए, जिससे कि उनको दर्द में राहत मिल सके और साथ-साथ जो औषधियाँ वो कर रहे हैं, उसका तो उनको लाभ मिले ही। जी, जी। देखिए रवीन जी इसमें हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे जो भी हमारे दर्शक हैं अभी देख रहे हैं, इनके लिए एक सबसे अच्छी चीज़ हम बताएँगे कि लोग बहुत सारी चीज़ें आजकल गूगल बाबा, यूट्यूब ये वो बहुत सारे ऐसे ज्ञान मिल जाएँगे या ज्ञान देने वाले अड़ोस-पड़ोस में मिल जाएँगे। तो ज्ञानियों की कमी नहीं है, तो लोगों का बहुत सारा ज्ञान ना लें आप, है ना? आप घर पे ऐसा करें कि एक तो धूप वगैरह तो लेना ही है, कुछ दिनचर्या वगैरह फ़ॉलो करना, साथ में यदि योगा प्राणायाम की बात करें, तो जो हम अनुलोम-विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, साथ में अब कौन से प्रकार का आपको रोग है उसके हिसाब से अलग-अलग योग दिए हुए हैं, लेकिन वो बताना मुश्किल है। लेकिन हाँ, आप लोगों को देखा-देखी जो हम लोग दौड़ने जाते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर होड़ लगा करके और टहलने जाते हैं। कहते हैं कि वो 3 किलोमीटर चलते हैं तो हम 4 चलेंगे, 5 चलेंगे और ऐसे करके हमारे जो घुटनों का जो कार्टिलेज होता है, जो लिक्विड होता है, धीरे-धीरे वो कार्टिलेज घिस जाता है, लिक्विड खत्म हो जाता है। क्योंकि आप ये देखिए कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या उपयोग करेंगे, तो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी नुकसानदायक ही होता है। तो आपको यदि उम्र के हिसाब से आपकी उम्र यदि 50 साल के प्लस हो गई है, तो आपको 1 से 2 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा टहलना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि 60-70 साल के हैं, लेकिन फिर भी वो दौड़ते हैं और पता चला दौड़-दौड़ के उन्होंने अपने घुटने खराब कर लिए। तो आपने देखा होगा एक अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ कि आप अभी सैमसंग का कुछ दिन पहले एक फोल्डेबल फ़ोन आया था, तो उसकी एक लिमिट थी कि उस फोल्डेबल फ़ोन को आप 1 लाख बार ही फ़ोल्ड कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो आप चाहे तो उसको 5 महीने में 1 लाख बार फ़ोल्ड कर लीजिए, चाहे तो 10 साल में धीरे-धीरे करिए। तो किसी भी चीज़ की हमारा कोई भी जो अंग है ना, उसकी एक लाइफ टाइम वारंटी ऐसी होती है कि वो कितने बार उपयोग हो सकता है। जैसे हमारे लीवर, किडनी होती हैं, तो उनसे कितने लीटर पानी या ब्लड छाना जा सकता है, उसकी भी एक कैपेसिटी है। तो हर चीज़ की एक कैपेसिटी है, तो जितना ज़्यादा आप अपने शरीर का उपयोग करेंगे, उतना जल्दी आपका शरीर खराब होगा। तो बहुत ज़्यादा दौड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी को देख के टहलना नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार 1 से 2 किलोमीटर टहलिए। हाँ, 40 से 50 किलोमीटर 40 से 50 की उम्र तक के यदि हैं, तो आप 1 आध किलोमीटर दौड़ सकते हैं, लेकिन दौड़ना हमारे लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, ठंड के समय में आप दौड़ सकते हैं, लेकिन बारिश और गर्मी के समय में दौड़ना मना है। भारत क्या है कि ऊर्जा वाला है, मतलब यहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है इस देश में, तो हमारे लिए नहीं है। जो जिम में हम इतनी मेहनत करते हैं, वो ये यूरोप का है, अमेरिकन है ये सब। तो वैसे ऑलरेडी गर्मी बढ़ी हुई है और गर्मी यदि हम लेंगे शरीर में तो नुकसान करेगा कहीं न कहीं। तो देखा-देखी नहीं करना चाहिए, अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए करना चाहिए, जितना हम कर सकें। जी, विनोद जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी लंबा गोता लगवाया है हमारे दर्शकों को गठिया के साथ-साथ गठिया से जुड़ी हुई कारणों का, गठिया ना हो उसके लिए क्या आपको ध्यान रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। वो आपने एक्सरसाइज़ को लेकर के भी काफ़ी अच्छी बातें बताई कि दौड़ना सबके लिए ज़रूरी नहीं है। दौड़ना उन्हीं के लिए उपयुक्त है जिनकी उम्र आपने बताई कि 40 से 50 के पहले की है। साथ ही आपने बहुत सारे ऐसे उपाय भी बताए जो घर में
अपनाए जा सकते हैं, जिनकी उपलब्धता आसानी से घर में ही हो जाती है और उनको अपना करके ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप डॉक्टर तक पहुँचे। साथ ही आपने आयुर्वेद को लेके एक अच्छी बात कही कि लोग सब तरफ सारे पैसे खर्च करने के बाद, समय खर्च करने के बाद, शरीर का नुकसान कराने के बाद आयुर्वेद की तरफ आते हैं। तो बेहतर होगा कि पहले ही एक बार आप आयुर्वेद की शरण में जाएँ और वहाँ जाकर के कोशिश करें, तो शायद आपको बिना नुकसान के, बिना आर्थिक नुकसान के और बिना शारीरिक नुकसान के काफ़ी आराम मिल सकते हैं। तो आज की चर्चा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी किसी और विषय पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी।